यह कहानी है विवेक नाम के करोड़पति लड़के की। विवेक नाम का करोड़पति लड़का जिसकी जिंदगी में रुपये, पैसे, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती है। जब भी वह अकेला रहा करता है तो सोचा करता अपनी ज़िंदगी के बारे में कि उसकी ज़िंदगी कैसी है। सुबह उठना, काम करना, वापस से घर आना, आराम करना और सो जाना, उसके बाद फिर सुबह उठकर इसी रूटीन को फॉलो करना। तो वह अपनी इस अमीरी भरी लाइफ से परेशान हो गया था। तो इसी वजह से एक दिन वह अपनी कार लेता है और इधर उधर घूमने के लिए निकल जाता है। वह सोच रहा है कि कहीं जाऊंगा जहां पर मुझे सुकून मिल जाएगा, वहां पर थोड़ा सा समय व्यतीत करूंगा। इसी सोच को लेकर वह अपने घर से निकल जाता है और घूमते घूमते वह एक पिछड़े हुए गांव में पहुंच जाता है। एक ऐसा गांव था जिस गांव के अंदर ना तो बिजली थी और ना ही उस गांव के अंदर सुख सुविधाओं की सामान थे। घूमते घूमते वह वहां पर पहुंच गया था। वहां पर थोड़ी देर घूमने के बाद उसको शाम हो जाती है और शाम के समय जैसे ही उस गांव से लौटने की कोशिश करता है तभी बहुत तेज बारिश वहां पर होने लगती है। अब बारिश होने लगी थी लेकिन विवेक फिलहाल गाड़ी के अंदर था। तो वह सोचता है कि कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे इस गांव से निकल जाऊंगा। अब चलते हुए जैसे ही उसकी गाड़ी गांव को क्रॉस करने वाली थी तभी एकदम से उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और जैसे ही उसकी बंद होती है तो एकदम से उसको चिंता होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि यहाँ से मैं फ़ोन कर दूंगा और कोई ना कोई मुझे लेने के लिए आ जाएगा। उसके बाद अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन के अंदर जैसे ही देखता है तो फ़ोन के अंदर कोई नेटवर्क नहीं था। अब इस बात को देखकर वह थोड़ी सी चिंता में पड़ जाता है, लेकिन तभी उसे सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है। इस झोपड़ी के अंदर से थोड़ी सी रोशनी हो रही थी तो वह सोचता है कि क्यों ना इस झोपड़ी के अंदर जाया जाए। इन लोगों के पास कोई ना कोई फ़ोन होगा जिस फ़ोन के अंदर नेटवर्क होंगे और मैं यहाँ पर अपने लिए मदद बुला लूँगा। अब इसके बाद विवेक उस गाड़ी से निकलकर सीधा उस झोपड़ी में पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद देखता है कि उस झोपड़ी के अंदर दो माँ बेटी रहा करती है। माँ काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग है और बेटी जवान है। और विवेक जैसे ही उस लड़की को देखता है तो देखते ही पहली ही नज़र में उसे पसंद कर लेता है। उस लड़की का नाम था अनीता। अनीता यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहा करती है। उन लोगों को खेती बाड़ी करनी पड़ती है और खेती बाड़ी करके वह अपने घर का गुजारा किया करते हैं। अनीता के परिवार में और कोई नहीं है। अनीता के पिता काफ़ी दिन पहले मर चुके हैं। उनकी मौत के बाद अनीता की माँ ही उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करती है। जो अनीता है वह सभी की मदद किया करती है और सभी के साथ हंसी खुशी रहा करती है। भले ही उनके पास पैसा नहीं हो लेकिन वह दूसरे का सम्मान करना जानते थे और दूसरे की मदद करना जानते थे। अब जैसे ही विवेक वहां पर पहुंचता है तो एकदम से अनीता उससे पूछने लगती है कि आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद विवेक उनको पूरी बात बताता है। कहता है कि मैं राहगीर हूँ और यहाँ पर घूमने के लिए आया था लेकिन मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मेरे फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं है। तो अनीता उसे बताती है कि इस गांव के अंदर किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आते, खासकर जब जब आंधी तूफान आता है। अब इस बात को सुनने के बाद विवेक के पर टेंशन आने लगती है। वह सोचने लगता है कि अब क्या होगा, लेकिन तभी अनीता उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो आप रात भर का समय यहीं बिता सकते हो। इतनी देर में अनीता की माँ अपनी खाट से आवाज़ लगाती है कि बेटी कौन है और तुम किससे बात कर रही हो।
तो अनीता अपनी माँ को बताती है कि ऐसे ऐसे एक राहगीर है, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है और फिलहाल उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। तो अनीता की माँ भी वहाँ पर आ जाती है और वह भी विवेक से ऐसा ही कहने लगती है। कहती है कि बेटा, अगर तुम्हें रात बितानी है तो तुम हमारे झोपड़े में अपनी रात को बिता सकते हो। सुबह जैसे ही हो जाएगी तो अपनी गाड़ी को ठीक करवा कर यहाँ से निकल जाना। अब विवेक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो विवेक को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। विवेक उनकी बात को मानकर उसी झोपड़ी में रात बिताने का फैसला करता है। अनीता और उसकी माँ का बिस्तर लगा हुआ था। तभी जो अनीता है वह एक खाट को बिछा और बिछाने के बाद उस पर बिस्तर लगा देती है। विवेक से कहती है कि यही है हमारे पास और यहीं पर आप आराम कर लीजिए। इसके बाद अनीता की माँ अनीता से कहती है कि बेटा, इसे कुछ खाने के लिए पूछ लो, आखिर यह राहगीर है, शायद इसने खाना खाया हो या नहीं खाया हो। अब यह सभी बातें विवेक सुन रहा था तो पहले तो मना कर देता है, लेकिन अनीता की माँ उसे कहती है कि बेटा, कोई बात नहीं है, जैसी रूखी सूखी हमारे पास है वैसे ही तुम भी खा लेना। अब उसके बाद विवेक को भी भूख लगी हुई थी, क्योंकि वह पूरे दिन भर घूमकर सोच रहा था कि जाते समय किसी अच्छे से होटल पर खाना खा लूँगा और उसके बाद घर जाऊंगा। तो वह भी खाना खाने के लिए राज़ी हो जाता है। तो अनीता उसके लिए एक टूटी सी थाली में खाना सजा कर लाती है। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने रोटियां बना रखी थी और हरी मिर्च धनिया की चटनी बना रखी थी। तो उसी खाने को सजाकर अनीता जाकर विवेक को देती है। अब विवेक पहले तो उस खाने को देखकर नाक सिकोड़ना वह मजबूर था और उसे भूख भी लगी थी। तो विवेक इसी खाने को खाने लगता है, लेकिन वह जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह के अंदर डालता है तो एकदम से उसे सुकून मिल जाता है, जिस सुकून को ढूंढने के लिए वह इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि उसे काफ़ी तेज भूख लग रखी थी। और उसने जब चटनी के साथ पहला निवाला रोटी का खाया तो एकदम से उसे लगा कि यह भोजन आज तक का उसका सबसे अच्छा भोजन था, क्योंकि जहाँ पर वह रहा करता था, जैसे उसका रहने का तरीका था, उसमें आज तक उसने ऐसा खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसके पिता पहले से एक बिजनेसमैन थे और विवेक भी बड़ा होकर ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहा था। अब इस खाने को बड़े ही चाव से खाता है, उसका पेट भर जाता है और तभी अनीता उसके लिए थोड़ा सा पानी लाकर देती है। अब विवेक पानी पीता है और पानी पीने के बाद अपने बिस्तर में आराम करने के लिए लेट जाता है। अनीता भी अपने बिस्तर में लेट गई थी। इधर जो अनीता की माँ थी वह भी एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। तो लेटा लेटा विवेक सोच रहा था कि जिस सुकून को मैं इधर उधर ढूंढ रहा था वह तो इस झोपड़ी में आकर मुझे मिला है। इस बात को सोचते हुए अपनी पुरानी बात को सोचता है कि किस तरह की उसकी ज़िंदगी है। वह इस झोपड़े के बारे में भी सोचता है। वह सोचता है कि जितना बड़ा मेरे घर का एक कमरा है उतने में तो यह सारा घर बना हुआ है। वह सोचता है कि इन लोगों का रहने का तरीका किस तरह का है। ना तो बिजली है, ना ही कोई फ़ोन है और ना ही इनके पास कोई भी सुख सुविधा के सामान हैं, जैसे कूलर हुआ, फ्रिज हुआ, एसी हुआ। ऐसी कोई भी चीज़ उस झोपड़ी के अंदर उसे दिखाई नहीं देती है। अब इन सभी बातों को सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है और आज उसे सबसे अच्छी नींद आ गई थी, यानी कि वह अपने घर में एसी वाले कमरे में बिस्तर पर लेटकर भी ऐसी नींद प्राप्त नहीं कर सकता था जैसे नींद आज उसे झोपड़ी में इस खटिया के ऊपर आई थी। अब उसके बाद सुबह होती है। सुबह सुबह जैसे ही उठकर देखता है तो झोपड़ी के अंदर माँ बेटी में से कोई भी नहीं थी। वह दोनों अपने खेतों में खेतों का काम करने के लिए गए हुए थे और उन्होंने
कुछ मवेशी भी पाल रखे थे, तो उनका काम करने के लिए उन्हें जल्दी जल्दी उठना पड़ता है। विवेक की आँख सुबह के 9 बजे खुली थी और आँख खुलने के बाद वह उन लोगों को इधर उधर देखने लगता है, लेकिन तभी थोड़ी दूर से दोनों माँ बेटी अपने सर पर एक घास का गट्ठर लेके उसे जंगल की तरफ से आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद माँ बेटी ने दूध पहले से ही निकाल रखा था, तो दूध को गर्म करके उसे पीने के लिए दे देती है। लेकिन विवेक कहता है कि मैंने अभी ब्रश नहीं किया है और जब तक मैं ब्रश नहीं करता हूँ उससे पहले मैं कुछ खाता नहीं हूँ। अब इस बात को सुनकर अनीता कहती है कि यहाँ पर तो आपको ब्रश नहीं मिलेगा, अगर आपको करनी है तो आप दातुन कर लीजिए। तो एक पेड़ से वह दातुन तोड़कर विवेक को दे देती है और कहती है कि इससे अपने दांतों को साफ कर लीजिए। अब विवेक के साथ यह पहला अनुभव था कि किसी पेड़ से भी दातुन तोड़कर ब्रश किया जा सकता है। उसके बाद अनीता ऐसी एक दातुन अपने लिए भी बनाती है और विवेक को इस दातुन को करके दिखाती है कि किस तरह से दांतों को साफ किया जाता है। और यह छवि अनीता की विवेक के दिमाग में छप जाती है, उसके दिल में उतर जाती है। इसके बाद अनीता विवेक को एक गांव के व्यक्ति से मिलाती है और उससे कहती है कि इनकी गाड़ी खराब हो गई है, आप इसकी जो भी मदद हो सके वह मदद कर दीजिए। इसके बाद वह व्यक्ति विवेक की गाड़ी को ठीक करवा देता है मैकेनिक को बुलाकर, और ठीक करवाने के बाद विवेक अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, पिछली रात जो उसने बिताई थी इस घर के अंदर और इन लोगों के साथ, इस समय की बातें उसको बार बार याद आ रही थी और इन बातों को सोच सोच कर वह कहता है कि सुकून तो यहाँ पर है। धीरे धीरे अपने घर पहुँच जाता है और घर जाने के बाद उसके माता पिता बड़ी चिंता करते हैं। कहते हैं कि बेटा, तेरा फ़ोन भी नहीं मिल रहा था और तू रात भर कहाँ था। तो वह पूरी कहानी अपने माता पिता को बताता है और उसने कहता है कि माँ बाबूजी, लड़की उस झोपड़ी में मुझे मिली थी, मैं उसे देखते ही पसंद करने लगा था और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अब इसके बाद पिताजी उस लड़की की कंडीशन को देखकर एकदम से उसे मना कर देते हैं। कहते हैं कि बेटा, यह गरीब लोग हैं और गरीब लोगों का काम ही यही है, अमीरों को फंसाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी पर राज करना। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम उस लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब इस बात को सुनकर विवेक, जो कि उस लड़की अनीता से गहरा वाला प्यार कर चुका था, पहली ही नज़र में वह तय कर लेता है कि मुझे शादी करनी है तो अनीता से ही करनी है, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। तो वह अपने माता पिता से कहता है कि मैं तो उसी लड़की से शादी करूँगा, उससे के सिवा मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। अब बेटा जब ज़्यादा ही जिद करता है तो विवेक के पिता उसे कह देते हैं कि अगर तू उस लड़की से शादी करना चाहता है तो तुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी में तो तुझे भी कुछ नहीं मिलेगा और मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुझे बेदखल कर दूंगा। अब इस बात को सुनकर विवेक एकदम से राजी हो जाता है। कहता है कि ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही कर दीजिए। अब विवेक को उसका पिता बेदखल कर देता है। इधर जो विवेक होता है वह दोबारा अनीता के पास आता है और वहां आकर अनीता की माँ से अनीता और अपनी शादी के बारे में बात करने लगता है। अब जैसे ही अनीता की माँ इन सभी बातों को सुनती है तो कहने लगती है कि बेटा, आप कहाँ और मेरी बेटी कहाँ? आप दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, यह समाज वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। अब इसके बाद विवेक अनीता की माँ से कह देता है कि माँ जी, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पिता ने मुझे बेदखल कर दिया है और बेदखल करने के बाद आज मैं
आपके पास ही रहूँगा और आप लोग का काम में सहयोग करूँगा। अब यह बात सुनकर अनीता की माँ ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब विवेक उनसे कहता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उससे अभी शादी करना चाहता हूँ, इसके बाद अनीता की माँ भी राज़ी हो जाती है। और यह बात जैसे ही अनीता को पता चलती है तो एकदम से शर्मा कर झोपड़ी के अंदर चली जाती है। अनीता की माँ को इशारा मिल जाता है कि उसकी बेटी शादी के लिए राज़ी है, तो वह खुशी खुशी विवेक की शादी अपनी बेटी अनीता के साथ करा देती है। वह गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करती है और उनकी उपस्थिति में उन दोनों की धूमधाम से एक मंदिर के अंदर शादी करा दी जाती है। तो अनीता और विवेक की शादी हो जाती है और अनीता के बाद विवेक उसी झोपड़ी में सोनिया के घर पर ही रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ विवेक को जिंदगी का वह सुकून मिल गया था जिस सुकून को ढूंढने के लिए वह इधर उधर घूम रहा था। दोस्तों, विवेक अनीता से ही शादी कर लेता है और दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। और इनके परिवार में विवेक, अनीता और उसकी माँ होती है, 3 लोग। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें।